तो नेक्स्ट क्लास में मेरे पास एसक्यूएल सर्वर भी होगा और माइस्क्यूएल भी होगा. सो विल वर्क लाइक दैट कि मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा तो माइस्क्यूएल पे, बट जहां पे थोड़ा बहुत चेंजेस होंगे तो मैं आपको एसक्यूएल सर्वर पे भी वो चीज परफॉर्म करके बता दूंगा कि एसक्यूएल सर्वर पे वो पर्टिकुलर पार्ट कैसे लिखा जाता है. ओके, सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन जो आपको ध्यान रखना है दोनों चीजों के टाइम पे, वो हम साइड बाय साइड लेके चलते रहेंगे. तो आपको डिफरेंस भी समझ में आता जाएगा, क्या क्या डिफरेंसेस हैं, क्या डिफरेंसेस नहीं है. तो अभी जैसे आप देख रहे हो मैं काफी सारे सेशंस लेता हूँ, अलग अलग टाइम पे बहुत सारे सेशन चल रहे होते हैं. कभी कभी हम लोगों के सेशंस में ऐसे सिनेरियोज आते हैं कि एक ही दिन में 2-3 सेशन होते हैं हमारे माइस्क्यूएल के. सो हाउ आई कैन मैनेज ऑल दीज थिंग कि मैं 3-4 सेशंस को कैसे डिफरेंशिएट करके रख सकता हूँ अपने पास. तो वो मेरे लिए टास्क हो जाता है. उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, बहुत सिंपल सा तरीका है. जब भी हम वर्कआउट करते हैं यू कैन सी दीज आर माय प्रोजेक्ट्स, एंड अभी जो मैं आपको सेशन दे रहा हूँ दिस इज ऑल्सो माय प्रोजेक्ट्स. ठीक है, उसको भी मुझे प्रोजेक्ट की तरह कंसिडर करूंगा. सो मैं एक नया कनेक्शन बिल्ड करूंगा. तो जब आप माइस्क्यूएल में वर्कआउट कर रहे होते हो तो आपको एक नया कनेक्शन कैसे बनाना है, ये प्लस का साइन है उस पर क्लिक करना है. यू कैन सी द सेटअप ऑफ न्यू कनेक्शन. तो सेटअप करेंगे न्यू कनेक्शन का. दिस इज व्हाट डेटा एनालिटिक्स, इसको डीए कर देते हैं, डीए 980. ठीक है, मेरा पासवर्ड वही है, एसएसएल कनेक्शन देख लेता है. मैं उसको चेक करना है मेरे को कनेक्शन, माय कनेक्शन इज सक्सेसफुल. मैं ओके करूंगा, मेरा कनेक्शन टेस्ट हो गया. अब मैं ओके कर दूंगा. तो देखो मेरा एक नया कनेक्शन बन गया. अब जितनी भी चीजें होंगी वो मेरी सारी की सारी ब्रांड न्यू मैं इसके अंदर परफॉर्म करूंगा. कुछ भी पुरानी चीजें यूटिलाइज नहीं कर रहा हूँ. जो इनमें मैंने काम किया है वो काम आपको इनमें दिखाई देगा, लेकिन इस पे नहीं होगा वो काम. तो हम अपना नया कनेक्शन हम लोग ओपन करते हैं. वी जस्ट ओपन दैट एंड ये पूरा नया कनेक्शन है हमारा. सो यू कैन सी मेरा सर्वर वगैरह सारा वर्किंग में है. मैं काम ज्यादा कर रहा हूँ तो यू कैन सी मेरा एफिशिएंसी कम होता जा रहा है. तो एफिशिएंसी ज्यादा कम नहीं होता, 91-92 पे जाकर रुक जाता है. इससे ज्यादा कम वो भी नहीं करेगा. ठीक है, तो अब मैं आपको टूल के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन दे देता हूँ. देन वी स्टार्ट विद द डीडीएल कमांड्स. और जो कमांड्स मैं आपको बताऊंगा अभी मैं आपको दूंगा बेसिक फॉर्मेट, फिर आपको दूंगा एक स्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए एक इमेज जो आज मैं आपको शो करूंगा. फिर आपको घर पे बैठ के आराम से टेक योर टाइम हर एक कमांड आपको अभी बेसिक लेवल पे लिखनी पड़ेगी. मैं डायरेक्टली फॉर्मेट पे कैसे चीजें बनती है वो सब चीजें मैं आज से डिस्कस नहीं करूंगा अभी, जब तक मैं कमांड का पोर्शन खत्म नहीं कर देता. तब तक आप कंफर्ट जोन में नहीं चले जाते उसके. ठीक है, सो हम स्कीमाज में देखते हैं. स्कीमाज बेसिकली होता क्या है, स्कीमाज का एक सिंपल डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूँ. बहुत सिंपली अगर हम स्कीमा के बारे में बात करें, स्कीमा इज अ स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस. स्कीमा इज व्हाट, स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस. तो कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे जो मैं आपको बोल रहा हूँ लेकिन आपको उनको लिख लेना है. ठीक है, अदरवाइज वो चीजें मैं कभी कभी मेंशन नहीं करता हूँ या मैं आपको कोई रिटर्न स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूँ. दैट्स व्हाई आप कॉपी पेन लेके बैठे सीक्वल के साथ में, बिकॉज काफी सारी चीजें ऐसी होंगी जो मैं आपको वर्डिंग में बता सकता हूँ. रिटर्न फॉर्मेट पे हम लोग कई बार उसको नहीं नोट डाउन करते टेक्निकली फॉर्मेट्स पे. ठीक है, सो एक वर्ड होता है कि स्कीमा क्या होता है. अक्सर लोग पूछते हैं वी नो द डेटाबेस, वी नो द टेबल्स, स्टोर्ड प्रोसीजर्स क्या होते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं, व्यूज क्या होते हैं, ये सब हमें पता है. लेकिन आप हमें ये एक्सप्लेन कर दो, इंटरव्यू क्वेश्चन है वो आपसे पूछेगा, आप मुझे ये एक्सप्लेन कर दीजिए कि स्कीमा क्या होता है. सो इट्स वेरी सिंपल, आंसर इज अ डेटाबेस स्कीमा is a blueprint that defines the logical and visual structure of relational database. ठीक है, ये कौन बताता है, स्कीमा बताता है. सो वो आपका विजुअल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, मैं एक छोटा सा एक पार्ट आपके सामने शो करता हूँ जिससे आपको कुछ आइडिया, कुछ हद तक एक आइडिया लग जाएगा कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक डेटाबेस है
और डेटाबेस के अंदर मेरे पास कुछ टेबल्स भी अवेलेबल होंगी। तो लेट मी चेक, यहाँ पे मेरे पास एक इमेज होगी। ओके, तो यहाँ पे मुझे एक इमेज मिलेगी। इमेज इमेज इमेज। ओके, देखो मेरे पास इमेज नहीं मिल रही है। सो आई डू वन थिंग, मैं आपको एक स्ट्रक्चर आपको दिखा देता हूँ। दिस इज माई मूवी डेटाबेस। मैं इसको ऑन करता हूँ, मैं आपको एक स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ, फिर आपको बताऊंगा कि ये सारी चीजें होती कैसे हैं। ठीक है। सो मैं लॉजिकल आपको जो स्कीमा होता है ना, वो एग्जैक्ट स्कीमा बता रहा हूँ कि स्कीमा एक्चुअली दिखता कैसे है मैनुअली, मतलब हैंड रिटन स्कीमा कैसा होता है, जो आपको देखने पे पता चलेगा किस टाइप से वो दिखता है। So it will take little bit time. So just a minute. It's loading now. Next, and you can see this is called an schema. So this one is called an schema. तो आप देख रहे हो यहाँ पे मेरा एक रिलेशन भी क्रिएटेड है। इसको आप ऊपर वालों को एक नॉर्मल टेबल कंसिडर कर लो। व्हाट इज द स्कीमा इज दिस वन इज द स्कीमा, कि आपको एक लॉजिकल स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है कि एक टेबल ये है और एक टेबल मूवी कास्ट है, और ये ईआर फॉर्मेट पे भी आते हैं, यानी कि एंटिटी रिलेशन डायग्राम भी हम इसको बोल सकते हैं, बट इसको हम, ये होता है ईआर डायग्राम ही है। ठीक है, और इसको भी हम स्कीमा बोलते हैं। तो स्कीमा इज व्हाट, इट्स एन स्ट्रक्चर भी बोल सकते हो आप सिंपली, या फिर हम इसको एक सिंपल लैंग्वेज में एक सिंगल वर्ड हम इसके लिए यूज कर सकते हैं। दिस इज एन ब्लूप्रिंट ऑफ डेटाबेस। और स्कीमा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपके पास स्कीमा है, उसके अंदर डेटा नहीं भी डला है, और उस पर कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछ ले जाते हैं, कुछ क्वेश्चंस यानी कि कोई क्वेरी बनाने के लिए दे दी जाती है, तो भी आपकी क्वेरी, अगर आप स्कीमा देख के क्वेरी अच्छे से बिल्कुल परफेक्ट क्वेरी डिजाइन कर सकते हो। इसलिए स्कीमा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर स्कीमा नहीं है तो आप पूरा सारा स्ट्रक्चर या कोई भी चीज जो रहती है वो आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, बिकॉज स्कीमा ही होता है जो दो टेबल्स के बीच के रिलेशंस को बताता है, उनकी फील्ड्स को बताता है, उनकी एंटिटीज को बताता है, और टेबल्स के नेम क्या है, उनके डेटा टाइप क्या है, कंस्ट्रेंट क्या है, क्या कीज लगी हुई है, ये सारी डेफिनेशन आपको किसके अंदर मिलती है, सिर्फ और सिर्फ स्कीमा के अंदर मिलती है। ओके, ये सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा, मॉडलिंग कैसे करते हैं वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे वन बाय वन। अभी हम देख रहे हैं यहाँ पर क्या हमारे पास डेटाबेसेस हैं, और दीज आर कॉल्ड डेटाबेसेस। ये ड्रम साइन जो आपको दिखाई दे रहा है, आइकन जो है ड्रम का, ड्रम आइकन इज बेसिकली स्टैंड्स फॉर व्हाट, स्कीमास। सॉरी स्कीमास भी बोल सकते हैं, है ना, और डेटाबेस भी बोल सकते हैं। तो यू कैन सी ये होता है हमारा इंफॉर्मेशन बॉक्स। अब इंफॉर्मेशन बॉक्स में देखो, मैंने मूवीज वाला स्कीमा सेलेक्ट कर रखा है, फिर मैंने स्कीमा सेलेक्ट करा कौन सा, वर्ल्ड वाला, तो यहाँ पे क्या बोला है, स्कीमा। तो ये आपको ऑब्जेक्ट की इंफो देता है, मतलब टेबल इज व्हाट, टेबल इज एन ऑब्जेक्ट फॉर अस। अब मेरे सॉरी डेटाबेस है ना ऑब्जेक्ट फॉर अस, फिर डेटाबेस के अंदर दूसरा ऑब्जेक्ट कौन सा है, टेबल। तो टेबल पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो देखो टेबल का स्ट्रक्चर भी वो आपको बता देता है, उसके अंदर आईडी, दीज आर द फील्ड नेम्स, और ये आपके फील्ड के डेटा टाइप्स हैं कि कौन कौन से डेटा टाइप, यानी किस टाइप की वैल्यू स्टोर की जा सकती है उस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर। एक्सेल जैसा नहीं है, एक्सेल में हम खुद ही डिसाइड कर लेते हैं, ये आपका आपको बताता है किस टाइप की वैल्यू आपको स्टोर करनी होती है। ठीक है, एंड दिस शोज एन सेशन, सेशन आप किस सेशन में काम कर रहे हो वो आपको बताता है, और जो भी क्वेरी चलाओगे वो आपको कहाँ दिखाई देगी, एक्शन आउटपुट में दिखाई देगी। ओके, यहां तक चीज क्लियर हुई, यस और नो, एनी डाउट तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ओके, नो डाउट। सो लेट वी स्टार्ट विद द क्वेरी सेक्शन। हम क्वेरी का लिखते हैं, इस पर्टिकुलर एरिया में क्वेरी लिखते हैं। तो आज हम कुछ बेसिक क्वेरीज देखेंगे, कौन कौन सी, लाइक हम देखेंगे कि अगर यहाँ पे तो मेरे को स्कीमास दिखाई दे रहे हैं, मतलब मेरे को मेरे सारे डेटाबेसेस दिखाई दे रहे हैं, अगर मुझे सिस्टम के अंदर ये देखना है कि मेरे माई एसक्यूएल या एसक्यूएल सर्वर के अंदर डेटाबेसेस कितने हैं, सो वी नीड टू राइट एन क्वेरी। वैसे बेसिकली हमें तो साइड में दिख जाता है, बिकॉज यूआई फॉर्मेट है तो बहुत आसानी से दिखाई देगा, बट हम एक सिंपल सी क्वेरी यहाँ पे लिखते हैं, शो डेटा बेसिस।
शो डेटाबेसेस। अब देखो, अब इसमें बहुत बड़ा डिस्प्यूट रहता है बहुत सारे लोगों के बीच में। बहुत बहुत बार मेरे को क्वेरी बच्चे ये बोल देते हैं कि सेमी कॉलन क्यों लगा रहे हो, सिक्वल में सेमी कॉलन इंपॉर्टेंट नहीं होता है। यस, आई एग्री विद दैट। मैं इस बात से पूरे तरीके से एग्री करता हूँ, सेमी कॉलन इज नॉट इम्पॉर्टेंट इन सिक्वल। एंड इवन ये केस सेंसिटिव भी नहीं है। मैंने शो डेटाबेसेस स्मॉल लेटर में लिखा है, मैं पूरा फुल कैप्स में भी लिख दूंगा तो भी ये 100% चलेगा क्वेरी। ठीक है, सेमी कॉलन लगाने और ना लगाने का एक फायदा मैं आपको बताऊंगा कि नहीं लगाओगे तो नुकसान क्या है, लगाओगे तो फायदे क्या है। तो पहली चीज, सेमी कॉलन हर प्रोग्रामिंग, हर क्वेरी लैंग्वेज, हर लैंग्वेज के फॉर्मेट पे एक टर्मिनेशन का काम करता है। टर्मिनेशन का मतलब हो गया कि ये पर्टिकुलर क्वेरी इसके बाद आगे कंटिन्यू नहीं होती। दैट इज दी सेमीकोलन इज द सिंबल ऑफ टर्मिनेशन। अब टर्मिनेशन से बैलेंसिंग क्या होती है, बेनिफिट क्या होते हैं, इससे ये बैलेंस हो जाएगा कि वो 2 3 4 5 6 आप मल्टीपल क्वेरीज लिख रहे हो एक ही स्क्रिप्ट के ऊपर, एक ही स्क्रिप्ट शीट के ऊपर। जैसे ये मेरा पूरा स्क्रिप्टिंग है, तो मैं एक ही स्क्रिप्ट पे मल्टीपल क्वेरीज लिखूंगा तो मेरी इंडिविजुअल क्वेरी काउंटेबल होंगी। सारी एक जैसी क्वेरी, सारी एक क्वेरी नहीं हो जाएंगी। अगर मैंने सेमीकोलन नहीं लगाया तो वो पूरा स्क्रिप्ट एक माना जाएगा, और मैंने सेमीकोलन लगाया तो स्क्रिप्ट में लिखी हुई हर क्वेरी अलग अलग कलेक्ट होगी, एक साथ कलेक्ट नहीं होगी। पहला बेनिफिट, तो ये की बेनिफिट है। ठीक है, अभी मैं आपको प्रैक्टिकली परफॉर्म करके बता देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे शो डेटाबेसेस लिखे हैं, तो मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ जिससे आपको ये क्वेरीज पूरे प्रॉपरली दिखाई देगी। ठीक है, मैंने बहुत सिंपल सा क्वेश्चन क्वेरी लिखी है। क्या क्वेरी लिखी है, शो डेटाबेसेस। देखो, एसक्यूएल को पढ़ते समय बस आपको कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। जैसे आप लोग मुझसे क्वेश्चन पूछते हो या मुझसे कोई भी क्वेरी करते हो किसी पर्टिकुलर टास्क या किसी पर्टिकुलर पार्ट को लेके, तो वैसे ही आपको क्वेरी करनी है। किससे? सिस्टम से क्वेरी करनी है, डेटाबेस से क्वेरी करनी है कि मुझे ये चीज चाहिए, आप मुझे ये निकाल के दे दो। तो ये आपको इससे क्वेश्चन पूछना है। प्रोग्रामिंग में हम सोल्यूशन देते हैं, इसमें हमें क्वेरीज देनी है, इसको क्वेश्चंस बनाने हैं। तो बस क्वेश्चन इसकी लैंग्वेज में, एक फॉर्मेट में, एक स्ट्रक्चर में आपको डिजाइन करना है। तो मैंने बहुत सिंपली लिखा शो डेटाबेसेस और क्वेरी रन कर दी। क्वेरी रन करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। पहला, ये जो इलेक्ट्रिक साइन दिखाई दे रहा है हर जगह अलग अलग होता है, किसी पे प्ले का साइन बना होता है, किसी सॉफ्टवेयर पे इलेक्ट्रिक साइन बना होता है, तो आपको अलग अलग साइन मिल जाएंगे। पहला, दिस वन, ये क्या करता है, आपकी शीट पे या आपके जो आपका टेक्स्ट पैड है जिस पे आप क्वेरी लिख रहे हो उस पर लिखी हुई जितनी भी क्वेरीज है, क्वेरीज एक क्वेरी पैड पे वो सारी चला देगा एक बार में, अलग अलग नहीं चलाएगा। वो क्या करेगा, सारी एग्जीक्यूट कर देगा। या फिर आप क्वेरी को सिलेक्ट करके अगर ये वाला ऑप्शन प्रेस करते हो, यानी कि कंट्रोल शिफ्ट एंटर, तो कंट्रोल शिफ्ट एंटर दबाते हो या फिर आप इसको प्रेस करते हो, तो क्या होगा, जो सिलेक्टेड क्वेरी है, जैसे मैंने सिलेक्ट कर रखी है, जो सिलेक्टेड क्वेरी है सिर्फ और सिर्फ वही एग्जीक्यूट होगी और कोई एग्जीक्यूट नहीं होगी। बट मेरा फेवरेट ऑप्शन क्या है मैं आपको बता देता हूँ। मैं यूज करता हूँ ये इलेक्ट्रिक साइन पे कर्सर लगा हुआ है। इसका मतलब ये है, कर्सर जिस क्वेरी के सामने या जिस क्वेरी के ऊपर ब्लिंक कर रहा होगा या जिस क्वेरी के स्टार्टिंग में या एंड में ब्लिंक कर रहा होगा, पर्टिकुलर वही क्वेरी चलेगी। और इसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस एंटर, बस आपको ये दबाना है। एसक्यूएल सर्वर में F5 से चलता है। ठीक है, मैंने कंट्रोल एंटर किया तो देखो मेरा क्वेरी सक्सेसफुली रन हो गया। 16 रोज निकाली है, मतलब 16 डेटाबेसेस है मेरे पास। तो मैंने सारे डेटाबेसेस यहाँ पर दिख रहे हैं। ओके, तो जब आपको डेटाबेस देखना है तो आपको क्या करना है, शो डेटाबेसेस लिख के क्वेरी चलानी है। बहुत सिंपल सी चीज थी, ये क्लियर हो गया होगा। दूसरा क्वेश्चन, अब मुझे किसी डेटाबेस में से कोई डेटा निकालना है। ठीक है, तो मतलब मैंने आपको फोल्डर तो दे दिया, अब मैंने आपको क्या बोला, इस वाली वर्कबुक में से डेटा निकालना है। अब आपको वो पर्टिकुलर वर्कबुक में से डेटा निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, उस वर्कबुक को ओपन करना पड़ेगा या उस वर्कबुक को एक्सेस में लेना पड़ेगा। तो जब कोई डेटाबेस एक्सेस में होता है MySQL के अंदर,
तो इसके आगे ये कैसा हो जाता है, बोल्ड हो जाता है। अभी देखो कोई और डेटाबेस एक्सेस में नहीं है, सिर्फ मूवी वाले डेटाबेस को छोड़ के। अब मुझे ये डेटाबेस स्विच करना है, स्टूडेंट डिटेल्स वाला डेटाबेस या मेरे को विंडो फंक्शन वाला डेटाबेस एक्सेस करना है, तो मैं क्या करूंगा, एक तरीका है डबल क्लिक कर दो, विंडो फंक्शन वाला डेटाबेस एक्सेस में हो गया। दूसरा फॉर्मेट क्या है, दूसरा क्वेरी सेक्शन होता है। क्वेरी पार्ट में हम लोग क्या करते हैं, जब हमें शेल्फ वगैरह किसी पे छोड़ देते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हमारा काम तो क्वेरी से करना पड़ता है। तो मैं इसमें कैप्स वाला ऑप्शन भी चेक करवा देता हूँ आपको। मैंने लिखा है यहाँ पे यूज, कौन सा डेटाबेस यूज करना है, मेरे को ओलंपिक्स डेटाबेस यूज करना है, OLYMPICS। अब लोगों का क्वेश्चन आता है, यार आपने बोला क्वेरीज में कोई दिक्कत नहीं आती, ऊपर वाली तो सिंपल क्वेरी कीवर्ड्स थे, शो डेटाबेसेस, तो आपने बोला कि भाई केस सेंसिटिव नहीं है, उसको आप कैपिटल लिखो स्मॉल लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या इससे फर्क पड़ेगा कि मैंने डेटाबेस का नाम मेरे पास यहाँ पर स्मॉल लेटर में है और मैंने कैपिटल लेटर में लिख दिया, तो क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा, ये मैच करेगा या गलत कर देगा? हाँ, एक चीज से फर्क पड़ेगा, स्पेलिंग से। अगर आपका स्पेलिंग गलत हो जाता है, गलत इन द सेंस ग्रामेटिकली वो नहीं बोल रहा, यहां पर आपका स्पेलिंग मैच होना चाहिए, इन दोनों का मैच होना जरूरी है। अगर ये मैच नहीं होते हैं तो ये एरर देगा। बाकी आप इसे कैपिटल स्मॉल लेटर फिर कैपिटल स्मॉल लेटर फिर कैपिटल ऐसे कैसे भी लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब मैं कौन सा वाला डेटाबेस एक्सेस करने के लिए बोल रहा हूँ, ओलंपिक्स वाला। ओलंपिक्स वाला कहाँ है, ये रहा। अब मुझे इस डेटाबेस को एक्सेस करना है, मैंने कंट्रोल एंटर किया, मेरा यूज ओलंपिक्स वाली कमांड रन हो गई और मेरा डेटाबेस कौन सा एक्टिवेट हो गया, ओलंपिक्स वाला। अब ओलंपिक्स वाला डेटाबेस एक्टिवेट हो गया। अब उसके बाद हम क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि अब हमें टेबल चाहिए। कितनी टेबल्स है इसके अंदर, या कौन कौन सी टेबल्स है, दोनों में से कोई भी क्वेश्चन हो सकता है। तो एक तरीका क्या, हम यहाँ पे क्लिक करके देख लें कि भाई ओलंपिक वाली टेबल है और कोई टेबल नहीं है भाई, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, तो एक तो तरीका ये हो गया कि एरो पे क्लिक करो देख लो। अब सपोज एरो पे क्लिक करके नहीं देखना, आपको यहाँ देखना है, तो बहुत सिंपल कमांड है, आपको लिखना है यहाँ पे क्या, शो स्पेस टेबल्स। तो आप क्या करोगे, टेबल को सिलेक्ट करो एंड सेमीकोलन। ये वाली कमांड सिर्फ और सिर्फ तब काम करती है जब आपका, ये वाली कमांड कब काम करती है, जब आपका क्या बोलते हैं, डेटाबेस एक्सेस में होता है। अगर डेटाबेस एक्सेस में नहीं है तो ये वाली कमांड आपका काम नहीं करेगी, ठीक है। क्योंकि डेटाबेस होगा तभी तो वो बताएगा टेबल कौन सी है। अब मेरे को ओलंपिक्स की जगह मैं दूसरी टेबल ले लेता हूँ, शकीला वाला डेटाबेस ले लेता हूँ। तो शकीला वाला डेटाबेस लिया, तो शकीला वाले डेटाबेस में मैंने टेबल चेक करी, तो यू कैन सी 23 टेबल्स इसके अंदर मेरे पास अवेलेबल है। आप कोई भी टेबल एक्सेस कर सकते हो। इज दिस क्लियर, यहां तक कोई डाउट, सिंपल सी चीज। हम क्वेरी को यूज करके किसी भी डेटाबेस को एक्सेस कर रहे हैं तो नीचे वहां पे स्कीमा तो चेंज नहीं हो रहा। अगर आप क्लिक करेंगे तो स्कीमा चेंज होता है, बट क्वेरी को यूज करके तो स्कीमा चेंज नहीं हो रहा ना, वो विंडो फंक्शन ही शो कर रहा है अभी। ये देखो ना, ये चेंज किया ना मैंने, नहीं देखो बोल्ड हुआ है, शकीला वाला बोल्ड है। जो नीचे स्कीमा मेंशन आ रहा है ग्रीन कलर में, विंडो अच्छा वो फंक्शन। मैंने सिलेक्ट कर रखा है ना इधर, मैं इस पे क्लिक कर दूंगा तो ये दिखने लगे। वो तो इस पे ये कोई दिक्कत, इस पे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे चेंजेस नहीं आएंगे। मेजरली चेंजेस आपको यहाँ देखने हैं, जैसे अभी शकीला है, ओके। अब मैंने शकीला पे क्लिक किया, यहाँ पे स्कीमा क्या लिखा हुआ है, शकीला लिखा हुआ है। तो वो तो आपका बाद में आता है जब आप क्लिक करके चेक करते हो। लेकिन अगर मैं क्वेरी से, मैं यहाँ पे शकीला की जगह किसको एक्सेस कर रहा हूँ, वर्ल्ड को। अब मैं इसको रन करूंगा तो अभी एक्टिवेट कौन सा है, वर्ल्ड वाला। यहाँ पे तब चेंजेस आते हैं इंफॉर्मेशन बॉक्स में जब आप क्लिक करते हो ऑफिस नेविगेटर में जाके स्कीमा के ऊपर, तब आपको चेंजेस दिखाई देंगे। क्लियर? हेलो? यस सर। हाँ जी, अभी क्लियर हुआ। ये तो मैनुअल इफेक्ट है, आपको मैनुअली वर्क करना पड़ता है इसमें, ओके। एनी यस अदर क्वेश्चन, कोई और क्वेश्चन?
सर राइट नाउ तो नहीं है। ओके ठीक है। एसक्यूएल में मैं आपको बता देता हूँ, एसक्यूएल में क्वेरीज बहुत कम आती हैं, बहुत कम। आपको लगेगा सब कुछ आता है, लेकिन जब मैं आपको टास्क दूंगा तब आप बोलोगे कि कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करें। तो ये इतना आसान है, बहुत आसान है एसक्यूएल, समझने में बहुत आसान है, करने में बहुत आसान है, बहुत आसानी से आप उसको एक्सेस कर सकते हो। सो यू कैन सी हाउ मेनी टेबल्स इन वर्ल्ड। वी हैव टोटल 3 टेबल्स एंड 1 व्यू। एक व्यू है इंडिया वाला मेरे पास, मैंने बना रखा था अलग से, बट मेरे पास कितनी टेबल्स है, इसमें 3 ही टेबल्स काम करती है। कौन कौन सी? सिटी, कंट्री, कंट्री लैंग्वेज। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर हुई। अब हमने एक चीज देखी, बहुत सिंपल सी चीज, कि भाई यहाँ पे वर्ल्ड डेटाबेस भी बना हुआ है, उसके अंदर टेबल भी बनी हुई है, और किसी टेबल के अंदर भी हम देखें तो हमने टेबल को फैच किया। अभी मैं इस क्वेरी को पूरे तरीके से नहीं बता रहा हूँ, मेरे को सिटी वाली टेबल से सारा डेटा फैच करना है। क्या करना है? सिटी वाली टेबल से सारा डेटा फैच करना है। तो फैच करने के लिए बहुत सिंपल सी कमांड होती है। कौन सी? सिलेक्ट। सबसे पहले हम लिखते हैं सिलेक्ट, फिर हम लगा रहे हैं सारा डेटा फैच करना है तो हम लगाते हैं एस्ट्रिक। एस्ट्रिक का मतलब होता है ऑल। फिर हमने बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट लिखा यहाँ पर, फ्रॉम से कौन सी टेबल से चाहिए हमें? सिटी वाली टेबल से। मेक श्योर ये भी क्वेरी तभी काम करेगी जब आपका डेटाबेस एक्सेस में होगा और उसके अंदर वो टेबल होनी चाहिए। अगर वो टेबल उस पर्टिकुलर डेटाबेस के अंदर नहीं है जो एक्सेस है, तो वो एरर दे जाएगा। आप करना, आपको एरर देगा। मैंने इसको रन करा, क्वेरी रन करी, सो यू कैन सी मेरे पास यहाँ पर काफी सारी डिटेल्स आ गई। ठीक है, काफी सारी डिटेल्स दिख रही हैं। अब हम कोई भी टेबल में से कुछ भी पिकअप कर सकते हैं। मतलब अभी तो मैंने आपको एकदम वो नहीं बताया कि किस तरीके से आपको एक पर्टिकुलर डेटा निकालना है, वो अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अभी तो हम स्ट्रक्चर वाले बेसिस पर बात करने वाले हैं। तो यहां तक आपको शायद आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी कैसे हमें डेटाबेस फैच करना होता है। नाउ अब आता है टास्क। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट व्हाट DDL। ठीक है, DDL कमांड इट स्टैंड्स फॉर व्हाट? डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। अब पॉइंट क्या है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज क्या बोलता है, कैसे काम करता है, वो हम देखते हैं। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज का मतलब क्या है कि मैं बात कर रहा हूं कि एक डेटाबेस आपको डिजाइन करना है। तो हम पहले तो एक कोई डेटाबेस ढूंढ लेते हैं सिस्टम के अंदर से कि कोई डेटाबेस हमें मिल जाए, हम उसकी डिटेलिंग फिलअप करना स्टार्ट कर दें। सो आई हैव अ डेटा। मैं आपको बताता हूँ, मैं एक डेटा पे काम कर रहा था आज, प्रेजेंटेशन वगैरह सब बना रहा था। ये डेटा मैं आपको शेयर कर दूंगा। तो मेरे पास कोविड-19 का एक डेटा आया था, उससे रिलेटेड एक छोटा सा प्रोजेक्ट है। सो पहले तो ऑल्ट HOI तो कर लेते हैं। सर ये जो आपके पास डेटाबेस है आपने अपलोड कैसे किए थे उसको बता दें? कौन सा वाला डेटाबेस? जो आपके एसक्यूएल सर्वर में ये डेटाबेस बने हुए हैं ना, देखो बाय डिफॉल्ट तो आपको वर्ल्ड, शकीला और कहा गया सिस, ये मेरे को बाय डिफॉल्ट मिले थे इसी के अंदर। ठीक है, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटाबेसेस, और ये जो डेटाबेसेस मैंने अलग से बना रखे हैं, बाकी इन तीनों को छोड़ के जो डेटाबेसेस है वो मैंने बनाया। उनमें 3 तरीके मैं आपको बताऊंगा आगे जाके। एक होता है डायरेक्टली CSV फाइल अपलोड करना या जेसन फाइल अपलोड करने का तरीका, मतलब कोई रॉ फाइल इंपोर्ट कर लेना। ठीक है, बहुत सिंपल तरीका है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। दूसरा होता है कि 10 लाख, 5 लाख, 50 लाख डेटा इसके ऊपर कुछ सेकंड्स के अंदर या कुछ मिनट्स के अंदर अपलोड कर देना। उसके लिए हम कमांड यूज करते हैं, वो भी मैं कमांड आपको बताऊंगा। तो ये बहुत इजी सा है, बट स्टार्टिंग में मैं अभी नहीं। डेटाबेस रहेगा तो प्रैक्टिस के लिए अच्छा रहेगा। हाँ, मैं डेटाबेस में आपको दूंगा। आपके पास अच्छा आपके सिस्टम में नहीं है ना डेटाबेस? एक भी नहीं है सर, एक्चुअली सीसी एक बता भी रहा नहीं है। है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या करना है वो भी मैं आपको दे देता हूँ, अभी दे देता हूँ। आप साइड बाय साइड अपना प्रोसेस करते रहिए उसको। ठीक है,
इसमें सैंपल डेटाबेस दिख रहा है कहीं? ओके, ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, बहुत सिंपल सा चीज है। एक डेटाबेस अगर आपको इंपोर्ट करना है तो आप क्या करना, मैं आपको सैंपल डेटाबेस एक्सपोर्ट करके दे देता हूँ। तो आपको क्या करना है, ये उठा के बनाना है, मतलब उसमें अपलोड कर लेना। इंपोर्ट विजार्ड, डेटाबेस एक्सपोर्ट का ऑप्शन, डेटा एक्सपोर्ट, चलो डॉक्यूमेंट्स के अंदर डंप के अंदर जाएगा। ओके, स्टार्ट। ठीक है, सो ये डेटाबेस मैंने आपके लिए एक्सपोर्ट कर लिया है। आपको क्या करना है, इंपोर्ट करना है बस उसको, ठीक है। तो ये डम्प्स मैं आपको दे दूंगा, वर्ल्ड सिटी वाले। इनको आप है ना एक वर्ल्ड नाम का डेटाबेस क्रिएट करना और उसमें ये सब कुछ इंपोर्ट कर लेना आप सिंपली। और इंपोर्ट करने का बहुत सिंपल तरीका है, फाइल पे जाओ और गया फाइल कहाँ पर था, ये डेटा इंपोर्ट लिखा है ना, डेटा इंपोर्ट पे जाना, आपका जो भी फोल्डर है या आप यहाँ से पिकअप करना, आपका डम्प्स कहाँ पर अवेलेबल है वो फोल्डर पिकअप करना और सीधा लोड कर देना। तो आपका जो डेटाबेस हमारे पास है ना वो आपके पास क्रिएट हो जाएगा। लास्ट में कर लेंगे अपन, ठीक है, मैं आपको लास्ट में शेयर कर दूंगा, आप तभी ऑन द स्पॉट कर देना। ओके, तो लेकिन उससे पहले आपको कुछ कमांड्स फॉलो अप करनी पड़ेगी। तो सबसे पहला ऑप्शन आता है क्रिएट डेटाबेस के लिए। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, आपको डेटाबेस तो बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि विदाउट डेटाबेस आप उसके अंदर ना तो टेबल बना सकते ना कुछ। पहले क्या होता था, MySQL 5 की बात करूं या फिर मैं Oracle 9 आई 8 आई इन सब की बात करूं, तो जब हम लोग इस पर प्रोसेस करते थे तो क्या होता था, एक एक चीज, एक एक स्ट्रक्चर, एक एक फोल्डर का क्रिएशन हमें खुद करना पड़ता था, मतलब पूरा स्कीमा हमें डिजाइन करना पड़ता था। आजकल बहुत बेनिफिट है, आपको क्या लिखना है, आपको सिर्फ लिखना है क्रिएट डेटाबेस। अब मैं किसका डेटाबेस क्रिएट कर रहा हूँ, कोविड-19 का। किसका डेटाबेस क्रिएट कर रहा हूँ मैं, कोविड-19 का। ये जो डेटाबेस, ये जो एक्सेल फाइल है मैं लेके बैठा हूँ, मैं इसका स्ट्रक्चर क्रिएट करना चाह रहा हूँ। ये जो ऊपर स्ट्रक्चर बना हुआ है उसको हम क्रिएट करेंगे एज पर दिस डेटा फॉर्मेट, ठीक है। तो मैंने क्या करा, एक कोविड-19 का डेटाबेस बनाया, मैंने सेमीकोलन किया, बहुत सिंपल सा है। दूसरा, कभी भी 19 कोविड आप नहीं लिख सकते, ठीक है, डेटाबेस का नाम ऐसे स्टार्ट नहीं करना है नंबर से। किसी भी स्पेशल कैरेक्टर से आप डेटाबेस का नाम स्टार्ट नहीं करोगे, दिस इज द रूल ऑफ इंडस्ट्री रूल। सेकेंड वन इज, आप वाइड स्पेस नहीं दे सकते, ये भी गड़बड़ हो जाएगा। आप डैश नहीं दे सकते, ये भी गड़बड़ हो सकता है। सिर्फ और सिर्फ एक स्पेशल कैरेक्टर आप यूज कर सकते हो, अंडरस्कोर। दूसरा, अक्सर लोग बोलते हैं वी कैन यूज दी डॉलर, बट इसमें डॉलर भी यूज नहीं होता है। आप सिर्फ और सिर्फ क्या यूज कर सकते हो स्पेशल कैरेक्टर में, अंडरस्कोर, ठीक है। तो दिस इज द पॉइंट कि आप कभी भी डेटाबेस का नाम दे रहे हो, चाहे कैपिटल में दो, कैसा भी दो, वो लेगा स्मॉल लेटर में ही, बट आप उसमें अंडरस्कोर यूटिलाइज करो। अब मैं कंट्रोल एंटर करता हूँ, देखो मेरा डेटाबेस क्रिएट हो गया। क्या स्कीमा में मुझे दिख रहा है, यस, स्कीमा में दिख रहा है। स्कीमा में ये नहीं दिख रहा होगा, क्यों नहीं दिख रहा होगा, बिकॉज ये जो डेटाबेस, ये जो हम काम कर रहे हैं, ये सर्वर बेस पे काम कर रहे हैं। मैं आपको है ना शो डेटाबेस में दिखाता हूँ, देखो बन गया कोविड-19। क्यों, क्योंकि मैंने ये कमांड वाइज चलाया है। अब मेरे को यहाँ पे इस वाले स्कीमा के जो नेविगेटर है उसमें नहीं दिख रहा है, इस पर कब दिखाई देगा, जब मैं उसे रिफ्रेश करूंगा। तो सर्च बार के ऊपर देखो एक छोटा सा रिवर्सिबल एरो दिखाई दे रहा होगा, जिस पे मेरा कर्सर है, मैं इसको क्लिक करता हूँ तो देखो मेरा कोविड-19 ये आ गया। अब इसको एक्सेस करता हूँ,
एक्सेस भी नहीं कर रहा, मैं डायरेक्टली इसके एरो पे क्लिक कर रहा हूँ। एरो पे क्लिक कर रहा हूँ तो देखो 4 स्ट्रक्चर्स में बाय डिफॉल्ट बना के देती है मेरे को सिस्टम ने, कौन कौन से, टेबल, व्यू, स्टोर, प्रोसीजर एंड फंक्शन। अब मुझे इसके अंदर काम करना है तो मैं क्या करूंगा, डबल क्लिक कर दूंगा इसके ऊपर। तो डबल क्लिक कर दिया तो देखो ये एक्सेस में आ गया। मैं चाहूँ तो यूज कमांड यूज करके भी ये काम कर सकता था और डबल क्लिक करके भी काम कर सकता था, बट हम GUI यूज कर रहे हैं तो हम लोग डबल क्लिक करके काम चलाते हैं। यहां तक चीज क्लियर हो गई, बहुत सिंपल सा था। अब दूसरा पैटर्न क्या है, दूसरा पैटर्न है कि भाई अब ये टेबल का जो स्ट्रक्चर है ना वो क्रिएट करना है। अब ये तो है हमारा सीरियल नंबर, आप चाहो तो ले सकते हो, नहीं चाहो तो मत लो। तो हम यहां से क्रिएट करते हैं। तो हमारे कॉलम कौन कौन से, कंट्री है, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। तो हमारे पास कॉलम कौन कौन से, कंट्री है, ये सारी चीजें। तो मैं इनको इसलिए ऐसे लिख रहा हूँ मैं कॉपी पेस्ट कर सकूं, थोड़ा सा मैं आलस फैला रहा हूँ उसके अंदर। तो हम उसको प्रोसेस करते हुए हम एक तरीका अपनाने की कोशिश करते हैं। ये हमने लिख लिया, इसको बड़ा, ठीक है, नाम आ गया हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास आ रहे हैं। तो हम एक एक टेबल के अंदर ये हमारे को क्या डालने, फील्ड नेम बोलते हैं हम। डेटाबेस में जब हम काम कर रहे होते हैं वी कॉल्ड इट फील्ड, एंड जब हम एक्सेल में काम कर रहे होते हैं तो हम इसको क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। बाकी आप ऑफिस में बैठे होगे तो जो मर्जी हो वो बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। सो वी आर गोइंग टू क्रिएट व्हाट टेबल। तो हमने लिखा यहाँ पे टेबल, टेबल क्रिएशन देखेंगे। तो ये तो मैं कमेंट डाल रहा हूँ, ये लिखना कंपलसरी नहीं है, ये बस मैं आपके यूजेस के लिए डाल रहा हूँ। मैं आपको ये स्क्रिप्ट शेयर कर दूंगा। स्क्रिप्ट जो आपको शेयर करूंगा वो एज इट इज रहेगी, बट आपको काम अलग से करना पड़ेगा फिर भी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा क्रिएट, डेटाबेस के अंदर है। पहली चीज, जब डेटाबेस क्रिएट हो जाए तो पहले जिस डेटाबेस के अंदर आपको टेबल बनानी है उस पर डबल क्लिक कर दीजिएगा या फिर यूज कमांड करके उसको एक्सेस में ले लीजिएगा। अगर किसी और डेटाबेस पे एक्सेस में है, सपोज मूवी पे एक्सेस में करके काम कर रहा हूँ, तो ये टेबल कौन से डेटाबेस में बनेगी, मूवी वाले में बनेगी। तो मेरे को बनानी किस में है, कोविड वाले में। तो कोविड-19 वाले पे मैंने क्या कर दिया, डबल क्लिक कर दिया। अब मैं बनाऊंगा टेबल। तो मैंने क्या करा, क्रिएट टेबल, टेबल का दिया। टेबल इज व्हाट, माय डेटा 1, डेटा सेट 1। तो उसका नाम ही यही है, डेटा सेट 1। तो मैंने डेटा सेट 1 ही नाम रख दिया। तो अक्सर लोग सोचते बस ऐसे लिख लिया और एंटर कर दो, टेबल क्रिएट हो जाएगी। नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि भाई आपको एक कॉलम तो देना पड़ेगा ना, खाली टेबल नहीं होती, टेबल के अंदर कॉलम होते हैं। अब यहां से टास्क स्टार्ट होता है, यहां से टास्क स्टार्ट होता है कि अब हमें जरूरत पड़ेगी किसकी, डेटा टाइप की। तो जरूरी नहीं है क्वेरी आप एक लाइन में लिखो, आप एंटर करके भी काम कर सकते हो, ठीक है। सो इसका कंसर्न पॉइंट आपको नहीं आना चाहिए कि मैं एंटर करके काम कर रहा हूँ तो कैसे कर रहा हूँ। अब मेरे को ज्यादा काम करना है, क्वेरी बहुत बड़ी हो जाएगी, इसलिए मैं एंटर कर करके क्वेरी बनाऊंगा। तो बेसिकली हम एंटर करके क्वेरी बनाते हैं। तो अब हमारा सबसे पहला नेम क्या है, कंट्री हमें एंटर करनी है। तो वी कैन एंटर द कंट्री। अब कंट्री किस में होती है, टेक्स्ट फॉर्मेट में होती है। तो उसके लिए हम डेटा टाइप यूज करते हैं, कौन सा, varchar। और जब आप varchar लिख रहे हो तो ब्रैकेट लगा के सिंपल वाला आपको उसका साइज देना कंपलसरी है। एज पर योर डिमांड, एज पर योर टारगेट आप साइज दे सकते हो, 1000, 100, 20, 2000, 5000, ये 65,000 तक का डेटा स्टोर करके रख सकता है। अब आपने पहला कॉलम बना लिया, फिर हम करेंगे कॉमा, फिर एंटर। हमारा नेक्स्ट कॉलम का नाम क्या है, कंफर्म्ड, ठीक है। ये डेटा टाइप हम यहाँ पे चेक कर लेंगे किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का डेटा है। तो हमने क्या करा, यहाँ पर इंटीजर लिखा। अब आप इसको डेटा टाइप दो, वो सॉरी इसका साइज दो या मत दो, ये बाय डिफॉल्ट 10 डिजिट तक डेटा स्टोर कर लेता है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट, या इंटीजर की जगह हम एक और डेटा फॉर्मेट यूज करते हैं, न्यूमेरिक, जो मेरे को पर्सनली बहुत सही लगता है।
और न्यूमेरिक में, ठीक है, न्यूमेरिक में साइज देना होता है। इसमें आप साइज दे दो, मैंने यहाँ पर दे दिया 10 ब्रैकेट क्लोज, क्योंकि ये डेसिमल फ्लोट सबके लिए काम कर जाता है, हमें बार बार अलग अलग डेटा टाइप ध्यान में नहीं रखने पड़ते, तो ये हमारे को ये कंफर्म करता है। सेकेंड वन इज डेप्थ, इसको भी हम लेते हैं किसमें, न्यूमेरिक। अब डेप्थ किसमें, वो भी इंटीजर में होंगी, तो इसको भी मैं 10 दे देता हूँ, ठीक है, सेमी कॉलन, सॉरी कॉमा। फिर नेक्स्ट क्या है हमारा, मॉर्टेलिटी रेशियो। मॉर्टेलिटी रेशियो है MORTA, स्पेलिंग भूल जाता हूँ मैं, LITY रेशियो। अब ये कैसा है, ये देखो, ये है फ्रैक्शनल डेटा। कैसा डेटा है, फ्रैक्शनल। अब आप इस डेटा को देखोगे तो आपको दिखाई देगा, देखो है फ्रैक्शनल डेटा 3.34 2.71। अब फ्रैक्शनल डेटा कैसे लिखेंगे, उसको भी हम न्यूमेरिक में दे देते हैं, तो कोई टेंशन नहीं है। आपने यहाँ पे लिखा 10,2, सो 10 इज व्हाट, इंटीजर वाला पॉइंट, और कॉमा 2 का मतलब हो गया डॉट के बाद कितने प्रेसिशंस आएंगे, ठीक है। फिर कॉमा किया, कॉमा करने के बाद हमारा लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड ये हम दे देते हैं, दिस इज माय लैटिट्यूड, इसको भी हम न्यूमेरिक में लेंगे। ये हमारे थोड़े बड़े हो जाते हैं, मैं 10,5 ले लेता हूँ ब्रैकेट। सेकंड क्या है, लॉन्गिट्यूड, इसको भी ले लेते हैं न्यूमेरिक ब्रैकेट 10,5, क्योंकि इसके लास्ट वाली वैल्यूज हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है छोटे छोटे पॉइंट्स पे भी, क्योंकि पर्टिकुलर लोकेशन चाहिए होते हैं, ठीक है। सो 6 तक है, तो उसको 6 कर देंगे अभी जाके। लास्ट वन इज योर कंट्री कोड, तो इनको हमें 6 करना था लास्ट वाला, क्योंकि वैल्यू 6 तक जा रही है, तो इसको 6 कर देते हैं, इसको भी 6 कर देते हैं। लास्ट वन इज व्हाट, कंट्री कोड। तो हर बार आपको डेटा टाइप डिसाइड करते हुए चलना है हर फील्ड के नेम को लेके। तो मैं स्ट्रक्चर तैयार कर रहा हूँ, मैं अभी डेटा एंट्री नहीं कर रहा हूँ, पहले मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने कोड ले लिया, कोड जो होता है वो 3 क्या बोलते हैं उसको, 3 कैरेक्टर से ज्यादा का नहीं होता। हमने एक और ब्रैकेट क्लोज किया, मेन और सेमीकोलन। अभी देखो, अभी इसमें कोई डाउट है आपको इस क्वेरी के अंदर, उसके बाद मैं रन करूंगा इसको, पूछ लो यस और नो। क्या है वैर, जैसे कंट्री कोड या कंट्री में सिर्फ कैरेक्टर्स नहीं है ना, तो वैर श्वेता आपकी वॉइस चली गई थी, प्लीज। सिर्फ कैरेक्टर्स है ना इसमें, तो जिसमें सिर्फ कैरेक्टर्स होंगे उसको वैर डेटा टाइप ही मानेंगे। हाँ, वैरकर लेके चलो, दिस इज एन स्टैंडर्ड फॉर्मेट। कैरेक्टर के कॉन्सेप्ट्स मैं आपको बता दूंगा कैर जब हम लेते हैं, बट ऑन अ इनिशियल लेवल आपको वैरकर कंसीडर करके चलना है। वैरकर के साथ में बेनिफिट क्या होता है, पहला ये अल्फा न्यूमेरिक यानी कि स्ट्रिंग डेटा स्टोर करता है। दूसरा, इसका कोई लिमिटेशन नहीं है, मतलब 65,000 तक ये डेटा स्टोर कर सकता है, इतना बड़ा कोई भी कैरेक्टर फॉर्मेट नहीं होता। चौथा, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट, सपोज मैंने 20 स्पेसेस कवर अप करे हैं, ऊपर देखा कंट्री कोड में मैंने कितने लिए, 20 स्पेसेस, यानी कि 20 कैरेक्टर्स का मैंने स्पेस क्रिएट कर लिया। बट कभी कभी क्या होता है, मेरे किसी किसी कंट्री के नेम में सिर्फ 5 या 6 कैरेक्टर्स आते हैं, बाकी बचे हुए कितना स्पेस मेरा खराब हो जाएगा अगर 6 कैरेक्टर यूज कर रहा हूँ तो 40। तो ये क्या करता है, उस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन को रिलीज कर देता है। दिस इज द थियोरेटिकल पॉइंट, कि वो उस मेमोरी को यूटिलाइज नहीं करता। दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग व्हाट, varchar। इसका एरे डायनेमिक होता है। अगर आप कैरेक्टर यूज करते हो तो कैरेक्टर का एरे जो होता है वो डायनेमिक नहीं होता। हम जैसे अगर 0 1 या हम ए एफ और एम ऐसी चीजें यूज करते हैं, तो वी आर कलेक्टिंग दी ऑल द डेटा विद इन अ कैर, क्योंकि वो थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड होता है, उससे ज्यादा डेटा हम लोग यूटिलाइज नहीं कर रहे होते हैं, और उसका साइज भी छोटा होता है, इसका साइज थोड़ा बड़ा होता है। तो अभी मैंने जनरल फॉर्मेट पे लिया है, यू कैन ऑल्सो कंसिडर दी कैर, आप कैर के साथ में भी काम कर सकते हो, मेमोरी आपका स्पेस बचा सकते हो उसके अंदर। ओके, एनी अदर क्वेश्चन? सर ये
ब्रैकेट्स का फिर से एक बार बताएंगे, जस्ट मिस्ड इट। कौन सा ब्रैकेट? आपने जो नंबर्स ऐड किए ना। हाँ जी, अब देखो ये हमारा है मेन ब्रैकेट, येलो येलो शेड आपको दिख रहा होगा शुरू एंड पे, और ये जो रहता है, ये जो ब्रैकेट है, जिसको बोलते हैं हम डेटा टाइप का साइज। इसके अंदर जो नंबर्स आ रहे हैं वो डेटा टाइप का साइज है। अब न्यूमेरिक में हमारे पास यहाँ पे मैंने तो सिंगल सिंगल 10 लिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इंटीजर फॉर्मेट वो कंसिडर कर रहा है। जब हमारा फ्रैक्शनल डेटा जाता है, डिफॉल्ट यूज कर रहे हो आप, एज हाँ अ जी, डिफॉल्ट बोल रहे हो सर, हाँ ये एज अ डिफॉल्ट रहता है बेसिकली। यस, तो न्यूमेरिक में आप ना दोनों चीजें यूटिलाइज कर सकते हो। आप चाहो तो न्यूमेरिक की जगह मैं इधर इंटीजर लिख देता हूँ, तो एक डेटा टाइप मैं आपको चेंज करके बता देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे इंटीजर लिख दिया, तो इंटीजर क्या होता है, 1 2 3 4 5 6, दिस टाइप ऑफ नंबर, या 4079, दिस इज कॉल्ड व्हाट, इंटीजर वैल्यूज। मतलब डॉट के बाद कोई भी प्रिसिशंस नहीं आना, ठीक है। अब यहाँ पे मोर्टेलिटी रेशियो जो था, लैटिट्यूड था, लॉन्गिट्यूड था, ये हमारे क्या होते हैं, फ्रैक्शनल वैल्यूज होती है। फ्रैक्शनल वैल्यू इज व्हाट, 10.23। तो ये जो 23 है ना, ये है आपका 2, और ये जो 10 है, मतलब दिस इज काइंड ऑफ डिजिट्स, मैं इतना बड़ा डिजिट इसके अंदर स्टोर कर सकता हूँ। दिस इज दी डिजिट काउंट फॉर्मेट, आप इसको कंसिडर कर सकते हो, कितनी बड़ी वैल्यूज हम इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। दिस इज अ पॉइंट कि हम न्यूमेरिक में इस तरीके से यूटिलाइज करते हैं। वरना अगर न्यूमेरिक नहीं होता तो वी नीड टू कंसिडर व्हाट, हमें इसमें क्या करना पड़ता, तो हम फ्लोट लेते, ठीक है। अब फ्लोट की जगह, या फिर हम अगर मेमोरी साइज थोड़ा बड़ा होता तो हम क्या लेते, डबल लेते। हमने इन दोनों की जगह एक सिंगल डेटा टाइप का यूटिलाइज करके पूरा सॉल्यूशन कर लिया, 10,2 लिख के ये हमने न्यूमेरिक दे दिया। तो दिस इज एन ऑल्टरनेटिव ऑफ फ्लोट एंड डबल। यहाँ पे आपको ये ऑल्टरनेटिव इसके साथ में मिल जाते हैं। तो जैसे आपने बताया कि इंटीजर का बाय डिफॉल्ट नंबर ऑफ डिजिट्स 10 रहेंगे, 8, मतलब मैक्सिमम 10 हाँ है, तो न्यूमेरिक का भी कोई बाय डिफॉल्ट वैल्यू है 8, या उसको? ओके ओके। सब चीजों का बाय डिफॉल्ट फॉर्मेट भी होता है, बट हम लोग क्या है ना, इसको डिसाइड करके रखते हैं ताकि हमारा डिफॉल्ट फॉर्मेट कभी कभी हम लोग यूटिलाइज कर लेते हैं। और जिनमें डिफॉल्ट फॉर्मेट जा रहा है, तो उसका मतलब ये है कि आप अगर आप 8 यूज कर रहे हो और आपके पास इतनी बड़ी वैल्यूज नहीं है, तो वो मेमोरी स्पेस खराब हो जाएगा। तो अभी तो हमारा ये बैड परफॉर्मेंस में है क्वेरी, हम इसको गुड परफॉर्मेंस क्वेरी नहीं बोलेंगे, क्योंकि हमने अभी स्पेस मैनेज नहीं किया है इसका। आगे मैं आपको बताऊंगा स्पेसेस वगैरह कैसे मैनेज कर सकते हैं, कैसे इसकी परफॉर्मेंस इंक्रीज कर सकते हैं, ताकि अब ये देखना ये क्वेरी जहाँ यहाँ पर चलेगी, तो हमारा जो फैचिंग टाइम पीरियड होता है ना, वो भी हम रिड्यूस कर सकते हैं। इतना ऑप्टिमाइज करके क्वेरीज हम लोग डिसाइड करते हैं। ओके, अभी और कोई क्वेश्चन, फिर मैं इसको एग्जीक्यूट करूं। मैंने कंट्रोल एंटर किया तो यू कैन सी मेरा एग्जीक्यूशन हो गया, 0.079 सेकेंड में टाइम पीरियड लिया। देखो मेमोरी स्पेस है, ऑब्वियसली से बात है, बनाने में टाइम लगता है। अभी देखो टेबल नहीं दिखाई दे रही, क्यों नहीं दिखाई दे रही टेबल, बिकॉज सर्वर है, सर्वर पे कुछ भी चीज आप डालते हो नहीं, वो तभी दिखाई देती है जब आप उसको रिफ्रेश कर देते हो। रिफ्रेश करने के बाद यू कैन सी मेरे को टेबल यहाँ पर दिखाई दे रही है, और यहाँ पे देखो आपको पूरा टेबल का स्ट्रक्चर आ गया। अब ये एक स्ट्रक्चर यहाँ पे भी हम देख सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है स्ट्रक्चर देखने का, वो क्वेरी सेक्शन के साथ में। So we can use what DESC. DESC is basically stands for describe. SQL में बहुत केयरफुल रहना, क्योंकि इस टाइप से बहुत बेसिकली जैसे जैसे आपने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स या न्यूमेरिक जो भी एंटर किया है, ये डिपेंड करेगा डेटाबेस के हिसाब से, राइट, या यस फिर करेक्ट, डिफॉल्ट रहेगा सर? नहीं नहीं, डेटाबेस के हिसाब से आपने बिल्कुल सही बोला। क्योंकि आप देखो मैंने जो भी चीजें डिसाइड करी है वो यहाँ पे डेटा देख के डिसाइड करी है, ठीक है। क्लियर है, ओके। क्योंकि हम कोई भी चीज अपने मन से डिसाइड नहीं कर सकते। अगर हमारा डेटा न्यूमेरिक या फ्लोटिंग पॉइंट में है, तो हमें उसका डेटा टाइप पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि उसका डेटा किस फॉर्मेट में रखना है। ओके, सो नाउ DESC या डिस्क्राइब बोथ आर सेम थिंग, मैं आपको बता देता हूँ। बट डेटा सेट इज व्हाट, डेटा सेट 1, ठीक है। एंड इसको सेमीकोलन करके मैं आपको चलाता हूँ, तो यू कैन सी एक पूरा स्ट्रक्चर मेरे पास आ जाता है। दीज आर द कंस्ट्रेंट। ये कंस्ट्रेंट मैं आपको आगे बताऊंगा कि डिफॉल्ट क्या होता है, कीज कैसे बनाते हैं, नल वैल्यूज क्या होती है, और नल वैल्यूज को मैनेज कैसे करते हैं, और एक्स्ट्रा यानी कि ऑटो इंक्रीमेंट क्या होता है, ऑटो इंक्रीमेंट कैसे लगाया जाता है। इसलिए मैंने इसमें सीरियल नंबर नहीं दिए,
तो मैं क्योंकि कॉलम बढ़वाऊंगा भी और कॉलम में सीरियल नंबर लगवाऊंगा ऑटो इंक्रीमेंट के साथ में इम्प्लीमेंट करवाऊंगा उसका, ठीक है। एंड अभी हमने जो काम किया वो हमने फील्ड पे काम किया, दीज आर माय फील्ड्स एंड दीज आर माय डेटा टाइप्स। तो यहां से भी आप इस चीज को आइडेंटिफाई कर सकते हो। और एसक्यूएल में बहुत केयरफुल रहना पड़ता है क्योंकि एक ही चीज के कई सारे मीनिंग हो जाते हैं कई बार। इसमें क्वेरीज में बहुत दिक्कत है, वैसे तो सही है, क्वेरीज में ये दिक्कत हो जाती है, काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि डिस्क्राइब करूं या डीईएससी करूं, बोथ आर सिमिलर थिंग। देखो रिजल्ट सेम है, आप डिस्क्राइब लिखो या डीईएससी लिखो, इट्स डिपेंड्स ऑन यू। हम डीईएससी ज्यादातर प्रोसेस करते हैं बिकॉज ऑफ दैट इट्स वेरी स्मॉल पार्ट और बहुत आसानी से बहुत क्विकली लिख जाता है, कुछ सेकंड्स तो बच ही जाते हैं। ओके अब हमारा ये पोर्शन कंप्लीट। डिसेंडिंग ऑर्डर असेंडिंग ऑर्डर के टाइप नहीं है सर, ऐसे डीएससी उसमें भी सिमिलर कमांड होगा कैसे? सिमिलर है, आप मैं डीईएससी पहले वो लिख रहे हो डिसेंडिंग ऑर्डर समझा। नहीं नहीं, अब अभी यहाँ पे डीईएससी लिख रहे हो, दैट इज कॉल्ड एंड डिस्क्राइब। अब जब मैं ऑर्डर बाय क्लॉज के साथ में काम करूंगा उसमें जब मैं डीईएससी लिखूंगा दैट इज कॉल्ड एंड डिसेंडिंग। तो ये इसमें हमको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा, जहां पर एक पर्टिकुलर चीज का मीनिंग, जो चीज मैं जहां पर बता रहा हूँ किसी के साथ में क्या है, वहां पर आपको उसको दिमाग में रखना है अपने। अदरवाइज पता क्या होगा, यही कंफ्यूजन का स्टेट होता है इसके अंदर, बाकी कुछ भी नहीं है, सब कुछ आपका कोई एम्बिग्युइटी नहीं होती है इसके अंदर। सबसे अच्छी चीज ये होती है जो है क्रिस्टल क्लियर, ऐसा होगा तो ऐसे ही होगा, इसके अलावा दूसरा कोई पैटर्न नहीं होगा इसके अंदर, ये आपको बेनिफिट मिल जाएगा। बट हाँ, जैसे अभी आपने डिसेंडिंग समझा ना इसको, यही इसका कंफ्यूजन स्टेट है बस, ठीक है। डिसेंडिंग तब होगा जब मैं ऑर्डर बाय के साथ में काम करूंगा, तब मेरे को असेंडिंग या डिसेंडिंग डिसाइड करना होता है। ओके तो अभी तो हम डीडीएल में है, इन सब चीजों से बहुत दूर है, अभी हमें कोई डिसाइड करने की जरूरत नहीं है। ओके कोई क्वेश्चन था? सर जब हमने डेटा हमने टेबल क्रिएट किया तो हमने ये सारे डेटा टाइप्स मेंशन कर दिए, तो सर जब हम वो अपलोड करते हैं सीएसवी फाइल या जेसॉन फाइल, तो उसके डेटा जो डेटा टाइप्स हैं ये कैसे डिफाइन होते हैं? ओके सो जब आप डेटाबेस में सीएसवी फाइल अपलोड करते हो, अभी तो ये टेबल मैंने आपके सामने बनाई है, मैं टेबल डेटा इंपोर्ट विजार्ड से एक फाइल उठा रहा हूँ, सीएसवी फाइल जो मैंने आपको फाइल दिखाई थी, ठीक है। सो उसमें डेटा कैसे डिफाइन होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने इसका डेटा सेट 2 उठाया, नेक्स्ट किया, सो आई वांट टू क्रिएट अ न्यू डेटा, दिस इज द फाइल फॉर्मेट। यहाँ पे आप डिसाइड कर सकते हो, ठीक है, ठीक है, यू कैन डिसाइड हियर। लेकिन एक चीज देखो, जहाँ पे डेट फॉर्मेट जो है ना वो डेट में नहीं आ रहा, आ रहा है डेट में, देखो डेट फॉर्मेट नहीं है इसमें। ओके तो डेट आपकी किस में आ रही है, टेक्स्ट में आ रही है। उठाएगा ये टेक्स्ट में, ऐसे डायरेक्टली उठाओगे, बाद में आप उसको कन्वर्ट करना होता है। वंस यू नेक्स्ट एंड अनदर नेक्स्ट, ये मेरी फाइल अपलोड हो गई, 0 रिकॉर्ड इम्पोर्टेड, कुछ गड़बड़ हुई होगी, रिकॉर्ड नहीं आया। तो मैं रिफ्रेश करता हूँ, देखो डेटा सेट तो आया है, लेकिन डेटा सेट के अंदर मेरे पास कोई डेटा फॉर्मेट नहीं है। तो ये थोड़ा सा अजीब तरीके से लिखा हुआ है, इसलिए मैं इसको डिटेक्ट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि देखो डेटा डैश सेट डैश 2 लिखा हुआ है, तो इसको आइडेंटिफाई करना हमारे बस की नहीं है, क्योंकि ये वाला फॉर्मेट हम एसक्यूएल में यूटिलाइज नहीं करते हैं। अभी तो मैं इसको ड्रॉप कर देता हूँ, बट आपको मैं बस वो दिखा रहा था कि कहाँ पर हम किस तरीके से इसको डिसाइड करते हैं, मतलब कहाँ डिसाइड होता है ये चीज, ठीक है। तो उसका यूआई फॉर्मेट है, तो आपको इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो नाउ आई होप यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई होंगी, कैसे हमें एक डेटाबेस क्रिएट करना है, सॉरी टेबल क्रिएट करनी है। इसमें कोई डाउट है, क्योंकि यही काम देने वाला हूँ मैं, कोई डाउट नहीं है ना, ठीक है। सो जहां तक मैंने आपको ये चीज बताई है, बट एग्जैक्टली होता क्या है मैं आपको इस तरीके से काम नहीं दूंगा, आपके पास काम है ना कुछ इस तरीके से आएगा, लाइक फॉर एग्जाम्पल
ठीक है, मेरे को है ना वो नहीं मिला। मैंने असाइनमेंट का एक फाइल है मेरे को अभी इसमें नहीं मिल रहा है, मुझे डाउनलोड करना पड़ेगा, वो उस पर डला होगा सर्वर पे, तो मैं वहां से डाउनलोड कर लूंगा। असाइनमेंट में आपको एक वो आएगा, क्या बोलते हैं, ईआर डायग्राम। ठीक है, तो एक मिनट दीजिएगा, मैं आपको ईआर डायग्राम दिखा देता हूँ। मैं आपको शो भी कर देता हूँ कौन सा ईआर डायग्राम की मैं बात कर रहा हूँ। मैं ये असाइनमेंट आपको फॉरवर्ड करूंगा। Class data set, select task data. This is my learning assignment. So ये फाइल मुझे आपको देनी है, तो मैं इसको डाउनलोड कर देता हूँ। ठीक है, ये असाइनमेंट डमी है, डमी इन द सेंस ये असाइनमेंट आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। रिसोर्स भी मैं आपको बता देता हूँ कहाँ पर मिल, बट ये असाइनमेंट आपको सेल्फ सॉल्व करना है। हेलो बेटा, प्लीज कंफर्म आपको वॉइस आ रही है मेरी? हाँ, आ रही है सर। यस सर। किया सर आपने? नहीं, नहीं, हेलो, आपको मेरी वॉइस आ रही है? क्लियर है ना? आ रही है हेलो, सर, आवाज आ रही है। आ रही है ना? ठीक है। प्लीज अनम्यूट करके मेरे को कंफर्म कर दो आप लोगों को वॉइस आ रही है, बिकॉज मेरा इंटरनेट डिस्कनेक्ट हुआ था। अभी ठीक है सर, आवाज आ रही है। अभी ठीक है ना? ओके, मैंने स्क्रीन शेयर किया हुआ है। ओके, अभी आपको स्क्रीन विजिबल है मेरा? हाँ जी सर। सो दिस इज योर असाइनमेंट। ओके, सो इसमें आपको क्या करना है, ये सारी टेबल्स क्रिएट करनी है। तो इनके डेटा टाइप्स मैंने आगे लिख रखे हैं, तो आपको कुछ भी नहीं करना। आपको, हमें यहाँ पे डेटा टाइप्स भी मिल रहे हैं, हमें बस टेबल क्रिएट करनी है। इट्स जस्ट 9 टेबल्स, और आपको मैनुअली बनानी है। कुछ ट्राई मत करना कि डायरेक्टली ये सब चीजें बन जाए। एंड डोंट बी कॉपी पेस्ट। अब कॉपी पेस्ट करोगे तो वो आप ही का नुकसान है, तो कॉपी पेस्ट मत करना। क्वेरीज आप लिखना, जिससे आपको क्वेरीज याद हो जाएंगी पूरी। ओके, तो ये सर, सर टेबल्स डेटाबेस आपको मुझे बनानी, बनाना पड़ेगा या आई मीन डमी डेटाबेस डेटाबेस बनाना बना के पड़ेगा। फिर ये ऐड करना है ना उसके बाद? हाँ हाँ, अभी आपको सिर्फ टेबल स्ट्रक्चर जो मैंने बताया ना वो बनाना है। जी सर। मैं इसका पूरा मॉडलिंग करना मैं आपको बता दूंगा। आफ्टर मॉडलिंग हम इसको डिलीट कर देंगे, हम फिर डायरेक्टली कैसे करते हैं फिर मैं वो प्रोसीजर बताऊंगा आपको लास्ट में। ठीक है ठीक सर, है, नो प्रॉब्लम। और ये क्वेश्चंस आपको बाद में करने हैं, अभी नहीं करने। सर ये 9 टेबल्स क्रिएट करना है। हाँ जी, 9 9 डिफरेंट टेबल्स क्रिएट करने, ज्यादा नहीं है, मुश्किल से आधे घंटे का काम है ये। ठीक ठीक। है,
तो ये असाइनमेंट रहेगा और उसका डेटा सेट भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा कि डेटा में क्या क्या चीजें अवेलेबल हैं, वो आपको प्रोसेस करनी है। ओके, फिर धीरे धीरे मैं आपको इसकी क्वेरीज कराऊंगा, देन उसके बाद मैं कॉम्प्लेक्स क्वेरीज पे ले जाऊंगा आपको। ओके, तो हार्डली कल हम इस पूरे पार्ट को रैप्ड अप ऑलमोस्ट रैपिंग पे ले आएंगे, तो हमें इतना काम नहीं करना पड़ेगा इसमें। ओके ओके, सो इस वाले पार्ट में कोई डाउट है? छोटा सा पार्ट बताया, ज्यादा नहीं बताया मैंने आज। Yes? कोई डाउट नहीं है? एक चीज और सीख लो, सेव कैसे करना है। फाइल पे जाना है, यहाँ पे जाके आपको करना है सेव स्क्रिप्ट, या सेव स्क्रिप्ट कर दो या सेव स्क्रिप्ट एज। अगर दोबारा सेव कर रहे हो तो सेव स्क्रिप्ट एज कर देना। और जो भी आपका फोल्डर है, जैसे आप जो भी फोल्डर बनाना चाहो जहां पर भी, so this is why 0930 DA, तो मैंने डेटाबेस ओपन किया, दिस इज माय डे 1 फाइल, DDL day 1, और मैंने इसको सेव कर दिया। ठीक है, ये फाइल मैं आपको शेयर कर दूंगा DDL day 1 के नाम से। अब इस फाइल को ओपन कैसे करना है, अब देखो सेव कर दिया। अब कई बार क्या होता है, पर्सन क्या करते हैं, फाइल ओपन करना भी सीख लो क्योंकि ये भी एक टास्क है। काफी सारे पर्सन क्या करते हैं, यहाँ पर आए, कहाँ गया हमारा DDL, सेकंड फोल्डर नंबर्स में करा था ना, तो ये रहा फाइल। और कई बार क्या कहते हैं, ऐसे डबल क्लिक कर दिया एंड जस्ट वेट, ये फाइल मेरी ओपन हो गई। अब फाइल ओपन हो गई, चलाने की कोशिश करेंगे, नहीं चलेगी। क्यों नहीं चल रही? बिकॉज सर्वर कनेक्टेड नहीं है, ये अनकनेक्टेड लिखा हुआ है ऊपर टैब पे। ये सर्वर कनेक्टेड नहीं है, ये क्या हुआ है, ये सिर्फ स्क्रिप्ट है, ये टेक्स्ट बॉक्स जैसा स्क्रिप्ट आया। इसको करो क्लोज। ओपन करने का बहुत सिंपल तरीका है, फाइल पे जाओ, ओपन एसक्यूएल स्क्रिप्ट पे जाओ या कंट्रोल शिफ्ट ओ दबाओ, तब आपके पास ये पार्ट आएगा DDL1 एंड ओपन। नाउ यू कैन एक्सेस दी क्वेरीज एज पर योर कमांड्स। ठीक है, तब आप इसको एक्सेस कर पाओगे। क्लियर हुआ? चलो, फिर इसको आप लोगों को प्रोसेस करना है, आप प्रोसेस करिएगा। ये फाइल अभी आपको तुरंत मिल जाएगी, अभी मैं आपको सारी चीजें भेज रहा हूँ। ये जो स्क्रिप्ट हम अपने उसमें डेटाबेस मतलब उसमें देखेंगे एसक्यूएल सर्वर पे, तो क्या वो रन होके भी दिखेगी उसकी फाइल? आपको एग्जीक्यूट करनी पड़ेगी क्वेरीज एक एक, बट उसमें थोड़ा सा टास्क रहेगा। हो सकता है शो डेटाबेसेस या शो टेबल्स वाली कमांड्स उसमें ना चले, उसमें अलग तरीके से लिखते हैं, वो मैं आपको मेंशन कर दूंगा कि कौन कौन सी पार्ट है, क्योंकि मेरे को भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा उसमें। ठीक है, बाकी चीजें आप एग्जीक्यूट करोगे, बाकी सारी चीजें चलेंगी। ओके सर। ओके ठीक है, चलो फिर कल हम लोग मिलते हैं। कल हम लोग इसके आगे प्रोसेस करेंगे, कल 9:30 पे रहेगा। ओके सर ओके थैंक यू सर। थैंक यू, बाय बाय। संडे या मंडे कर लें सर, कल एक दिन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, संडे कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, संडे कर लेंगे। ठीक है, कल आप लोग टेबल बना लो आराम से। ओके ओके गाइस, ठीक। थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू सर।